तो कैसे हैं आप सभी। करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत, केमिस्ट्री का आगाज, केमिस्ट्री का शुभारंभ। और आज केमिस्ट्री में हम लोग पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा परमाणु संरचना। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज बहुत ही बेसिक बातें हम केमिस्ट्री में आपके सामने पेश करेंगे। ये क्लास हर उस एग्जाम के लिए है जहां पर केमिस्ट्री आती है ना। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपके सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, जहां पर भी केमिस्ट्री आती है उन सब के लिए ये एक रामबाण क्लास होगी। बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस होती हैं बहुत बेसिक से शुरू होती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो हैं आप। तो हर टॉपिक में हम जो स्टार्ट करेंगे वो सिक्स्थ क्लास से स्टार्ट करेंगे। अपना लेवल जो हमारा होगा पढ़ाने का सिक्स्थ से, और चलेंगे 11th और 12th तक। तो 6 to 12th हमारा पढ़ाने का लेवल होगा। और जो बुक हम फॉलो करेंगे आप जानते ही हैं कि एनसीईआरटी होगी प्लस अदर बुक्स होगी, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो ये लेक्चर होगा। पर आज की क्लास बहुत बेसिक होगी, जिसमें हम केमिस्ट्री के बेसिक बातों को देखेंगे कि भाई एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं। तो एक बार जरा सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि क्या हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। हमारे साथ नूर आलम है, अवधेश चौधरी हैं, सूरज कुमार हैं, साकेत कुमार हैं, जतिन चौधरी हैं, विकास हमारे साथ हैं, विवेक हैं, दुर्गेश सिंह हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपने समय पर क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोग जल्दी से, बाकी लोग भी लाइव आ जाइए और बताइए कि सब कुछ क्लियर है। तो हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। विजय कुशवाहा, विजय कुमावत साहब हमारे साथ हैं, प्रणव हैं हमारे साथ, अपूर्वा हमारे साथ हैं, अंकित कश्यप जुड़ चुके हैं, उज्जवल कह रहे कि सर जी मेरा नाम ले लो। बिल्कुल उज्जवल आप आ चुके हैं क्लास में। विकास, हरदीप, आफ्ताबुद्दीन एसके और आशीष पटेल। चलिए, हरदीप सिंह, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक वर्मा। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। नहीं जी, बायोलॉजी चल रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि केमिस्ट्री भी शुरू की जाए, तो हमने अलग टाइम पे केमिस्ट्री भी शुरू कर दिया है पैरेलल में। ठीक है, सूरज कुमार साहब कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है। ओके, तो चलिए नाम भी बताएंगे। और हमारा आज इंट्रोडक्शन की क्लास हो रही है, समझ लीजिए, तो केमिस्ट्री की, तो इंट्रोडक्शन भी हम लोग करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो पहला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज परमाणु संरचना। बंद नहीं हुई है, कहां बंद हो गई है, बायो चल रही है भाई साहब। ठीक है, चलिए, चंद्र प्रकाश साहब, ठीक है, विकास, जतिन, यशवीर साहब, प्रभात तिवारी हमारे साथ हैं, प्रिंस कुमार हैं, आर हमारे साथ हैं। हाँ, अभी देखिए डेली यही टाइम हम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई साहब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जो शुरुआत होगी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। अभी सिंपल जो है हम बात कर रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो क्या स्टार्ट किया जाए क्लास, इजाजत है आप लोगों की। प्रिंस कुमार, राघव साहब, निवेश यादव जी, नमस्ते निमेश, अंकित, जतिन, स्टार्ट किया जाए। हाँ, लेवोजियर, चलिए बढ़िया है। चलिए, तो भाई साहब एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन साहब, है ना। लेकिन डाल्टन से पहले एक ऋषि मुनियों का देश रहा है हमारा, ऋषि मुनियों का देश रहा है हमारा भारत।
है हमारा वो ऋषि मुनियों का देश रहा है। तो एक ऋषि थे हमारे भारत के, है ना। उन्होंने कहा कि हम इस कायनात के, इस ब्रह्मांड के किसी भी सब्सटेंस को, है ना, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को अगर डिवाइड करना शुरू करें, ध्यान से सुनिएगा, विभाजित करना शुरू करें, है ना। ये दुनिया का कोई भी पदार्थ है, इस ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, उसको अगर हम डिवाइड करना शुरू करें, डिवाइड करते जाएं, 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 तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इसे पुनः विभाजित नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा उसको उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। ये थे महर्षि कनाद। क्या नाम था ऋषि का? महर्षि कनाद थे, है ना, महर्षि कनाद। इन्होंने कहा कि अगर हम इस ब्रह्मांड के, इस कायनात के किसी भी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको पुनः विभाजित नहीं कर सकते। तो जो पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण होगा, है ना, इंडिविजिबल, जो छोटा सा सब्सटेंस पार्टिकल होगा, उसी को उन्होंने क्या बोला? परमाणु कहा। और उन्होंने क्या कहा कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बात उन्होंने हिंदी में कही थी तो ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन नहीं कर पाया। लेकिन इसी बात को एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने कहा इंग्लिश में इसी बात को, जो सेम बात महर्षि कनद साहब ने कही थी, उसी बात को डाल्टन साहब ने इंग्लिश में कहा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने इंग्लिश में बोली थी, तो यही बन गया क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं और कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो जो बात इंग्लिश में करता है उसकी ज्यादा अहमियत होती है, आपने देखा होगा। ठीक ऐसा ही था। तो ये बन गया क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन साहब ने क्या कहा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डाल्टन साहब ने बोला, वही लिखना पड़ेगा, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ध्यान से सुनिएगा, डिवाइडेड फर्दर। परमाणु किसी पदार्थ का, परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसने बोला? ये बोला डाल्टन साहब ने। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। हाँ, अभी बता दूंगा कि भाई हम लोग कैसे कैसे टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है आफ्ताबुद्दीन साहब। सो क्या कहा डाल्टन साहब ने? डाल्टन साहब ने क्या बोला? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। तो यही कहलाया आपका क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा। क्वेश्चन बनाएगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, है ना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा।
या फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, त्रुटियां क्या क्या है, खामियां क्या क्या है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या? डाल्टन्स। और एकदम बिल्कुल बाइलिंगुअल क्लास होती है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा हमारे बारे में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहां से सवाल मिलते हैं आपको, है ना, हर एग्जाम में यहां से पूछे गए हैं, ठीक है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ये पहला पॉइंट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। एटम्स आर द, अपने शब्दों में थोड़ा लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट, एटम्स आर, सॉरी, परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। सबसे छोटा कण किसी पदार्थ का परमाणु है। हिंदी वाले ऐसे लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। दूसरा पॉइंट, एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स आर इंडिविजिबल मतलब परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, इंडिविजिबल होते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, है ना। तीसरा पॉइंट देखिएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ एन एटम्स आर आइडेंटिकल। अब यहां पर एक शब्द आया है एलिमेंट, है ना, कि किसी भी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये डाल्टन साहब का कहना था। अभी उनकी त्रुटियां देखेंगे, क्या ये सही है, क्या ये सही है ना, या गलत है, वो हम देखेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं उस पॉइंट को कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल। किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, हर मामले में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन चूंकि डाल्टन साहब ने ऐसा बोला था तो मुझे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे होगा कि कौन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट है या कौन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट नहीं है। तो ये सारे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, डाल्टन साहब ने, कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। अब अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं कि भाई एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, थोड़ा सब्र रखिएगा। पहले पॉइंट सारे हम लिख देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप, चौथा पॉइंट आप देखिएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट के एटम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कॉपर का है तो कॉपर के परमाणु उसमें होंगे, है ना। आयरन का एलिमेंट है तो उसमें आयरन के परमाणु होंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, है ना। तो विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु
तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होगा वो अलग अलग होगा, है ना। ये चौथा पॉइंट, इसको लिखिए जरा, आप लिख लीजिए फटाक से। वीडियो अनअवेलेबल कह रही है अंजलि, ऐसा कैसे होगा? हरे कृष्णा। अंजलि कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार एग्जिट करिए और फिर से कनेक्ट करिए। हाँ, अभी तो डेली इसी टाइम पे होगी, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ठीक है। चलिए, शुक्रिया विवेक यादव साहब, आपने याद दिलाया। कैन नॉट होगा, वेरी गुड। हो गया तो जरा लिखिएगा, हो गया, डन। तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, है ना। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होंगे। नाउ पांचवा पॉइंट कहता है कि केमिकल रिएक्शंस are the rearrangement of atoms। क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस आर द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना। कि एटम्स रीअरेंज होकर, पुनः संयोजित होकर या पुनर्संयोजित होकर क्या बनाते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का रीअरेंजमेंट ही दरअसल केमिकल रिएक्शन है ना। तो परमाणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको हिंदी में कर देता हूं। रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं का पुनर्संयोजन होते हैं। मतलब इस पॉइंट को जरा समझिए। जैसे ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका रिएक्शन हमने करवाया है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये सब रिएक्शन आगे आएगा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH का मतलब क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें रिएक्शन कैसे कैसे होगा। ये NaOH को पानी में घोलेंगे तो ये टूटकर Na+ और OH- देगा, और HCl को पानी में घोलेंगे तो H+ और Cl- देगा। तो ये जो Na है ना, वो Cl से रिएक्शन करेगा, और H जो है वो OH से रिएक्शन करेगा, और आपका बन जाएगा, पता है क्या? NaCl और प्लस H और OH मिलकर क्या बन गया? पानी, यानी H2O। यहां पर क्या है? ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, ये सोडियम का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। अब ये केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि एटम्स रीअरेंज होकर क्या हुआ? नया प्रोडक्ट बना लिया। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एटम्स का रीअरेंजमेंट होते हैं। ऐसा किसने बोला? डाल्टन साहब ने। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या हैं? क्या किसी को समझने में दिक्कत है क्या? ऐसा किसने बोला? मैं नहीं कह रहा हूं। किसने कहा? डाल्टन साहब ने। तो डाल्टन साहब ने जो बोला, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। पांचवें पॉइंट में क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं का पुनर्संयोजन होती हैं, यानी एटम्स रीअरेंज होकर क्या करते हैं? नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी को तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहां पे देखिए, ये जो है NaCl से रिएक्शन कर गया और HOH से रिएक्शन करके क्या बना लिया? OH। तो एटम्स रीअरेंज होकर क्या कर रहा है? केमिकल रिएक्शन कर रहा है। अब इन पॉइंट्स को जरा समझो। मैंने क्या बोला कि भाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। अब ये एटम क्या है और एलिमेंट क्या है, इसको थोड़ा समझ लो, है ना। ये तो उन्होंने बोला ऐसा, तो हमें याद रखना पड़ेगा इसी तरह से। एटम और एलिमेंट में क्या फर्क होता है? देखो,
अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की तो नोट करके आप लिख लेना कहीं पर, इसको बार बार हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। ये क्या होता है तत्व? कितने लोगों को तत्व के बारे में सच में पता होता है? क्योंकि ये जब तक बेसिक बातें क्लियर नहीं होंगी केमिस्ट्री में ना, तो आपको दिक्कतें आएंगी। बताइए क्या होता है एलिमेंट? अभिषेक कह रहे कि सर केमिस्ट्री काफी डीप पूछी जाती है। हाँ, तो पहले बेसिक याद होगा तब तो मतलब डीप में चलेंगे। पहले बेसिक ही क्लियर नहीं है। नहीं, नीट इससे नहीं होगा भाई साहब। नीट के लिए बहुत आगे पढ़ना पड़ेगा, उसका सिलेबस अलग है। तो देखो एलिमेंट के बारे में क्या बोलता है, कुछ रुझान भी हमारे पास आ रहे हैं। प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस के कृष्णा कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बढ़िया है ना? चलिए, क्लियर है? हाँ बिल्कुल चल रही है। लोकेश साहब समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया है। अब देखिए एलिमेंट क्या होता है कि वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, है ना? उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं कहूं, कि भाई ये जो है कॉपर का एलिमेंट है। जैसे मैं कहूं कि यह कॉपर का तत्व है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें सिर्फ कॉपर के एलिमेंट होंगे, सिर्फ कॉपर के परमाणु होंगे। देखिए ये बेसिक बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नहीं तो जब हम आइसोटोप पढ़ाएंगे, आइसोबार पढ़ाएंगे, आइसोटोन पढ़ाएंगे, तो ये सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। ये क्या है? एटम ऑफ कॉपर। ये क्या है? एटम ऑफ कॉपर, कॉपर का परमाणु। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा कहते हैं। कॉपर का परमाणु। तो वह पदार्थ, वो सब्सटेंस जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लो, जैसे मैं कहूं कि भाई ये आयरन का एलिमेंट है। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। यह आयरन का तत्व है, यह आयरन का तत्व है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के परमाणु होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के परमाणु होंगे। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के परमाणु होंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? आयरन के परमाणु होंगे। ये क्या है? एटम ऑफ आयरन, आयरन का परमाणु, एटम ऑफ आयरन, है ना? एटम ऑफ आयरन, लोहे का परमाणु। आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोहा या लौह कहते हैं। सो दोज सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms, those substances which are made up of only one kind of atoms are known as what? Elements। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं, कि देखो वह पदार्थ जिसको किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, वो सब्सटेंस जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और सिंपल नहीं किया जा सकता हो, और सरल नहीं बनाया जा सकता हो, क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व। क्योंकि देखो आप किसी भी एलिमेंट को डिवाइड करोगे, जैसे मान लिया ये कॉपर का एलिमेंट है, तो इसमें सिर्फ कॉपर के परमाणु है, तो इसको डिवाइड करोगे तो सिर्फ कॉपर मिलेगा। तो ये तो खुद ही सिंपल है ना? इसको और ज्यादा सिंपल आप नहीं कर सकते। तो वह पदार्थ जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और ज्यादा सरल ना बनाया जा सके उसे तत्व कहते हैं, क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो इसको जरा लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को, कि दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ
only one kind of atoms. Those substances which are made up of only one kind of atoms are known as what? Elements. वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं. जैसे मैंने कहा कि ये कॉपर का तत्व है, मतलब इसमें सिर्फ कॉपर के परमाणु होंगे. मैंने कहा कि आयरन का तत्व है, आयरन के परमाणु होंगे. तो जरा लिखिए, इस डेफिनेशन को लिखिएगा फटाफट. इस डेफिनेशन को जरा लिख लें आप. इस डेफिनेशन को जरा आप लिखिएगा. लिखेंगे? इस डेफिनेशन को जरा आप लिख लो. एलिमेंट की डेफिनेशन को जरा आप लोग लिखो. यहां पे हम साइड में लिख देते हैं कि दोज सब्सटेंसेस which are made up only one kind of atoms, only one kind or types of atoms are known as, के ऑब्लिक ए का मतलब क्या हुआ? known as, are known as what? elements. वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है. अब आओ जरा आप किस पे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब ने क्या कहा? डाल्टन साहब ने क्या कहा कि किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं. किसी तत्व के सारे परमाणु क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, है ना. लोकेश पूछ रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट्स बनाने का तरीका जो है आपका अपना होगा. आप चाहें तो हमारे साथ साथ बना सकते हैं, आप चाहें तो ये जो पीडीएफ आपको दी जाएगी उससे बना सकते हैं, या फिर जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप पे अवेलेबल होगी, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बना सकते हैं. तो वो आपका अपना तरीका है कि आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप अपना नोट्स बनाइए, ठीक है ना. जैसे मैं कह दूं कि मेरे साथ साथ बनाओ, तो कुछ बच्चे होते हैं कि भाई साथ साथ नहीं बना पाते, वो चाहते हैं कि हम जो पढ़ाई हो रही है पहले उस पर फोकस करें, नोट्स हम बाद में बनाएंगे, ठीक है. तो जरा देखिए कि डाल्टन साहब ने क्या बोला. डाल्टन साहब ने बोला कि एटम्स आर इंडिविजिबल. क्या ये सही है या गलत है ना? बताइए मुझे. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. एटम किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है. सही है कि गलत है? जरा मुझे अब बताओ आप लोग. और किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं. सही है कि गलत है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. सही है कि गलत है? इसमें कौन कौन सा सही है? तो एटम जो है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, और एटम जो है वो इंडिविजिबल है. एटम को क्या तोड़ा नहीं जा सकता है? क्या विभाजित नहीं किया जा सकता है? आप कहेगा सर विभाजित किया जा सकता है ना, विभाजित किया जा सकता है. तीसरा भी गलत है. किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं होते. अभी मैं बताऊंगा समस्थानिक के बारे में, समस्थानिक के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में. ये वाला सही है. चौथा सही है. चौथा बिल्कुल क्या है? सही है. पांचवा भी क्या है? सही है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रीअरेंजमेंट होते हैं परमाणु का. परमाणु जो है ना पुनर्संयोजित होकर, फिर से व्यवस्थित होकर क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं, है ना. ये सही है, ठीक है. तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष देखिएगा. तो हेडिंग डाल लीजिए आप, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष. और यहां से भी क्वेश्चन होते हैं. आप इसको लिख सकते हैं लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स. इसको ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हैं. ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी.
अब यहां से हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा डीप में। ड्रॉबैक्स, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के दोष। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। पहले इस पॉइंट को जरा आप लिखो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है रिया। अंकित साहब नमस्ते, अभी तशरीफ लाए हैं क्या? पहला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम इज इनडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है? इनडिविजिबल है, अविभाज्य है। लेकिन परमाणु को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। बट एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो ये पहली त्रुटि हो गई, है ना। तो लेकिन हम परमाणु को विभाजित कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन में। ठीक है जी। तो ये पहला दोष हो गया। जरा लिखो, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इसलिए हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। दूसरा पॉइंट कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम। किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, ये बोला गया। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग था। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग था। कैसे? हम अभी थोड़ी देर के बारे में आइसोटोप्स के बारे में आपको बताएंगे। तो ये वाला भी पॉइंट जो है वो गलत हो गया कि वाई डू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस? एग्जाम्पल आइसोटोप्स, है ना। एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे कि समस्थानिकों में। समस्थानिक, तो ये जो आइसोटोप है, समस्थानिक है, ये भी क्या हो गए? समस्थानिकों को देखेंगे तो वो वाला स्टेटमेंट भी डाल्टन परमाणु सिद्धांत का गलत हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि आइसोटोप्स क्या हैं। जरा हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इस पॉइंट को आप लोग लिख लो कि किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। उनका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, जैसे कि समस्थानिक। अब जरा नोट करके यहां पे लिख लो कि समस्थानिक क्या होता है। आइसोटोप्स नोट करके लिख लो, मतलब टॉपिक से थोड़ा हटकर है। समस्थानिक के बारे में हम आगे काफी डिटेल में बात करेंगे। समस्थानिक, है ना। अभी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, चूंकि ये समस्थानिक शब्द आ गया है तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। समस्थानिक क्या होता है? देखो, जैसे अभी आपने कहा कि मान लिया ये कॉपर का एलिमेंट है ना, कॉपर का तत्व है। मीन्स कॉपर का तत्व है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर के परमाणु होंगे। कॉपर के परमाणु होंगे। तत्व का मतलब क्या होता है? वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। उसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि भाई साहब ये कार्बन का तत्व है। ये किसका तत्व है? मैं कहूं आपसे कि ये कार्बन का तत्व है। कार्बन का तत्व है। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है। तो कार्बन का तत्व कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे। सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे। सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे। तो ये कार्बन का तत्व कहलाया।
अब देखो कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है और द्रव्यमान संख्या 12 होती है। एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास या मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ कार्बन के परमाणु ऐसे हैं जिनका मास 12 है और कुछ का 14 है, कुछ का 14 है ना? कुछ का 12 है, कुछ का 14 है, कुछ का 12 है तो कुछ का 14 है। तो तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। अब देखो डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि किसी तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। देखो एक जैसे हैं क्या? नहीं, तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं हो सकते, अलग हो सकते हैं, उनका द्रव्यमान अलग हो सकता है, उनका मास अलग हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी उनका गलत था। तो यहां पे काफी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? तो तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पे आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या हो गया? अगर हम आइसोटोप्स को डिफाइन करें तो आगे भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइसोटोप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ द एलिमेंट, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग, atoms of the element having same atomic number, atoms of the elements having same atomic number but different mass number, but different mass number are called isotopes. तत्व के वैसे परमाणु, तत्व के वैसे परमाणु, तो आज इंट्रोडक्शन है, बहुत बेसिक बात। तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। डाल्टन साहब ने क्या बोला था कि तत्व के सारे परमाणु हर मामले में एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन वो भी उनका स्टेटमेंट गलत हो गया। आइसोटोप्स में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो तत्व के सारे परमाणु एक जैसे नहीं हो सकते। उदाहरण हो गया हमारा आइसोटोप। बात आ रही है समझ में? तो ये सब गलत है। तो अहम प्रथा पूछने के सर जब इतने पॉइंट्स गलत है तो पढ़ा क्यों नहीं? मतलब शुरुआती दौर की बात बताई जा रही है कि इस तरह से लोगों ने धीरे धीरे मतलब बताया एटम के बारे में, फिर सही भी आया। अभी हम परमाणु संरचना देखेंगे तो शुरुआत के सारे मॉडल गलत ही थे, लेकिन हमें फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये दूसरा पॉइंट जो था ना वो भी गलत था कि एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न हो सकता है, समस्थानिक, जैसे कि समस्थानिक। तो ये पॉइंट भी क्या था? गलत था। चलिए अगला पॉइंट जरा देखिए। अगला पॉइंट तो बिल्कुल सही था उनका। अगला पॉइंट क्या था कि अलग अलग पर विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। बिल्कुल ये सही पॉइंट है ना, अलग अलग तत्व के परमाणु अलग होंगे। जैसे मान लिया ये कॉपर का तत्व है तो इसमें कॉपर के परमाणु है, ये आयरन का तत्व है तो आयरन के परमाणु होंगे। तो अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है किसका? एटम का। परमाणु रीअरेंज होकर पुनर्संयोजित होकर एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये तो सही था। तो एटम्स जो था वो इंडिविजिबल नहीं है, एटम को भी हम विभाजित कर सकते हैं। और एटम को जब हम विभाजित करते हैं तो एटम को जब हम विभाजित करते हैं, परमाणु को जब डिवाइड करेंगे, परमाणु को जब हम डिवाइड करेंगे
तो परमाणु को डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। और जब हम परमाणु को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और क्या मिलेगा? और प्रोटॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स मिलेंगे। और क्या मिलेगा? तो और कहोगे सर न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूट्रॉन मिलेंगे। तब लोगों ने कहा कि अब तो हद हो गई, इसके बाद हम विभाजित नहीं कर सकते। और है ना कि एटम को डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, प्रोटॉन्स मिलेगा और न्यूट्रॉन्स मिलेगा। मतलब कोई भी परमाणु जो है ना वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब लोगों ने कहा हद हो गई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद और आया कि भाई इनको भी विभाजित कर सकते हैं। जब इनको विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वार्क्स मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वार्क। तो अगर पूछा जाए कि सबसे सूक्ष्मतम कण अभी के टाइम में क्या है, तो वो है क्वार्क। तो एटम को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। लेकिन इनको भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वार्क मिलेगा। ठीक है जी। क्लियर? पॉजिट्रॉन आगे बताएंगे क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? -1 है। और मास कितना होता है? 0 होगा। तो आवेश -1 है और मास क्या होता है? 0 होता है। और पॉजिट्रॉन की बात करेंगे तो सेम रहता है, बस यहां पे +1 हो जाएगा। इस पे चार्ज हो गया +1, मास हो गया 0, यहां पे भी मास हो गया 0, चार्ज हो गया -1। तो ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे जो सूक्ष्मतम कण है वो है क्वार्क। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जरा बता दीजिए। और प्रोटॉन की खोज किसने करी और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, ये जरा आप लोग मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? खोज से भी क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, आपको पता होगा। सबके खोज के बारे में जरा देख लीजिए और उनका चेहरा भी देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले आपको जानते ही होंगे, जे थॉमसन साहब थे। जे थॉमसन साहब थे। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। ई, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, कई लोग रदरफोर्ड लगा देते हैं, वो गलत है। ई गोल्डस्टीन। और अगर हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक साहब ने की थी। तो ये आपके थॉमसन साहब हैं, ये मूछ वाले, ये बड़ी बड़ी मूछ वाले गोल्डस्टीन साहब हैं, और ये बिना मूछ वाले जो हैं वो चैडविक साहब हैं। तो इसको जरा याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है, कभी कभार नहीं हर बार पूछता है। यहां से कितने लोगों का सही था जरा बता दें। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही है भाई। प्रमोद कुमार करेंगे सर वॉइस नहीं आ रही है। हर वो एग्जाम जहां पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, हर वो एग्जाम जहां पर केमिस्ट्री पूछा जाता है, वो उन हर एग्जाम के लिए ये क्लास है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, मृत्युंजय बिल्कुल सही आप। ठीक है। हाँ डिम्पल पाल, अगर आप 12th साइंस से हैं तो आपको ज्यादा ध्यान देने वाली है, क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन ज्यादातर साइंस वालों से गलत होते हैं, है ना। वो ये सोच करके अरे अपना टॉपिक है देख लेंगे, पर फिर वो देखते रह जाते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते जो आप एमएससी में, बीएससी में, 12th में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन पूछने का अंदाज थोड़ा अलग है। सो स्टडी का अंदाज आपको थोड़ा सा माय डियर फ्रेंड्स अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिम्पल। ठीक है, चलिए अब पूछ रहे देखो बायो कब खत्म होगा, तो उब गए क्या? मजा नहीं आ रहा है ना?
चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी आपको याद कर लेनी है। अब आते हैं हम लोग कि भाई जो परमाणु है वो बना होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम में कैसे व्यवस्थित होते हैं। तब आया कि भाई परमाणु की संरचना, कि परमाणु की संरचना क्या होती होगी। तो परमाणु की संरचना के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पहला जो मॉडल दिया था वो दिया था यही थॉमसन साहब। सो परमाणु का जो पहला मॉडल है वो कहलाता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखो सवाल यहां से ये रहता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किन किन नामों से जाना जाता है, जरा बताइए गोलू साहब, बताइए। पीसीएम था, बहुत अच्छी बात है, प्रिंस बढ़िया है, जल्दी बताइए। थॉमसन के परमाणु मॉडल को और किन किन नामों से जाना जाता है, फटाफट बताइए। डीपली आएगा पहले, अभी तो वाटरमेलन जैसा। और तो देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को कई नामों से जाना जाता है। पहला है वाटरमेलन मॉडल, तरबूज का मॉडल। दूसरा है एप्पल पाई मॉडल, एप्पल पाई मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, कि भाई जब परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो जो पहला मॉडल हमारा है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को किन किन नामों से जाना जाता है, किसने दिया था, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि थॉमसन साहब ने दिया था, नाम ही है थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल को किन किन नामों से जाना जाता है जरा उसको लिख लीजिए। तो लिख लीजिएगा कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल को क्या क्या नाम दिया गया है, तरबूज का मॉडल। दूसरा और क्या बोला जाता है इसको, प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों ऐसा कहा जाता है अभी मैं बताऊंगा, प्लम पुडिंग मॉडल। और किस नाम से जाना जाता है, रेजिन पुडिंग मॉडल। और किस नाम से जाना जाता है, एप्पल पाई मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को या इस परमाणु मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, तरबूज मॉडल, सेब पाई मॉडल। इंपॉर्टेंट, इसको जरा लिख लोगे कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज, थॉमसन के परमाणु मॉडल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तरबूज का मॉडल, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे कि रेजिन पुडिंग मॉडल, जैसे कि एप्पल पाई मॉडल। ठीक है, अब देखिए थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने क्या बताया परमाणु की संरचना के बारे में। तो पहले समझ लीजिए फिर इस पॉइंट को लिख लीजिएगा नीचे, है ना, पहले इस पॉइंट को लिखना है। देखिए थॉमसन साहब ने क्या बताया, जरा उस पर गौर फरमाइएगा आप लोग। थॉमसन साहब ने बतलाया कि देखो कि जो परमाणु होता है ना, परमाणु, उन्होंने बतलाया कि जो परमाणु होता है भाई साहब, ये परमाणु जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है। परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, यानी पूरा का पूरा परमाणु जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, पॉजिटिव चार्ज का बना होता है, धन आवेश का गोला होता है, धन आवेश का गोला होता है। ये पूरा का पूरा परमाणु जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। रेड जो देख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज का धन आवेश का क्या है, एक गोला होता है। और पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे, तो आप जानते हैं प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
और न्यूट्रॉन बेचारा कैसा होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो, यानी न्यूट्रॉन बेचारा न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता होगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो उन्होंने कहा, थॉमसन साहब ने कहा कि पूरा का पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, एक धन आवेशित गोला होता है। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है कि प्रोटॉन का गोला होता है और इसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, लाइक दिस, जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे ऐसे धसे होते हैं, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कहा थॉमसन साहब ने कि पूरा का पूरा परमाणु धन आवेशित गोला होता है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। और उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। मतलब जो एटम होगा, मतलब जो एटम होगा, परमाणु होगा, वो कैसा होगा, तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कहने का मतलब उदासीन होगा, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज बताओ, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो मान लिया कि किसी भी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर देंगे, एटम जो होता है वो उदासीन होता है। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या कहा गया कि पूरा का पूरा परमाणु धन आवेशित गोला होता है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मतलब परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब इसको तरबूज का मॉडल क्यों कहा गया, देखो अब इसको कंपेयर करो तरबूज से। आप कहा कि देखो जिस तरह से तरबूज में जो व्हाइट रेड वाला पोर्शन है उसको आप समझ लो प्रोटॉन, रेड वाला पोर्शन को क्या समझ लो, प्रोटॉन, और बीजों को समझ लो इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही होता है परमाणु, यानी पूरा परमाणु पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे धसे होते हैं, जिस तरह से वाटरमेलन में होता है। तो ये जो मॉडल होता है ना, वो तरबूज से रिजेंबल कर रहा होता है, उसी जैसा दिख रहा है, सो इसको तरबूज का मॉडल कहते हैं। इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, पुडिंग एक डिश होती है, जैसे केक जैसा एक डिश है, तो पूरे केक को आप प्रोटॉन समझ लो और जगह जगह पर इसमें थोड़ा किशमिश वगैरह डाला हुआ है ना, वो समझ लो कि इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप खीर बनाते हैं ना, खीर, तो पूरा खीर को समझ लो क्या, पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में किशमिश डाल दिया तो उस किशमिश को क्या समझ लो, इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जो एप्पल पाई होता है वो भी एक डिश है, वो भी इसी तरह का दिखता है, इसलिए इसको बोला गया एप्पल पाई मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। आ रही है बात समझ में। तो जरा अब इसको लिख लो आप लोग, है ना। क्या बोला थॉमसन साहब ने, क्या बोला थॉमसन साहब ने, बोला कि एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब धसा होता है। तो परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। धन आवेश किस पे होता है, प्रोटॉन से। और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, उसमें जगह जगह पे धसे होते हैं, बिखरे होते हैं। और परमाणु उदासीन होते हैं। एटम्स आर न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो परमाणु
उदासीन होते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में होते हैं। जरा नोट करके बताइएगा, हो गया तो। क्लियर हो गया जी? नहीं जी, रिकॉर्डेड नहीं है अंकित मीना साहब। अब देखिए होता क्या ना कि सबका नाम लेना संभव नहीं होता है। आपने कोई कमेंट किया और सबका नाम ही मैं पढ़ता रहूंगा तो फिर क्लास तो मान लिया 1 घंटे की है तो 40 मिनट की रह जाएगी, तो लोगों को लगता है कि रिकॉर्डेड चल रही है। तो किसका नाम लेता रहूं बताइए? चंद्र प्रकाश भी पूछ रहे हैं सर क्या मैं लाइव हूं? बिल्कुल लाइव है भाई साहब। साधना रघुवंशी क्लियर है? चलिए लोकेश, नहीं बाद में पढ़ना है। मैसेज जा रहा है जी अंकित साहब। तो भाई साहब आज जो है इंट्रोडक्शन की क्लास थी, तो इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा जो है दिमाग में घुस जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे थॉमसन साहब के मॉडल की त्रुटि क्या क्या थी। थॉमसन साहब के मॉडल की त्रुटि क्या थी? क्या ये सही था मॉडल? क्या एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें जगह जगह पे धसे होते हैं, है ना? क्या ये बात सही थी? इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ये तो बात सही थी इनकी, लेकिन बाकी जो बातें इनकी भी गलत थी। तो वो क्या क्या त्रुटियां थी उन पे हम बात करेंगे। और उसके बाद आए आपके रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया, उसके बाद बोर साहब ने क्या बताया। ठीक है, तो एक बार आप लोग बताइएगा कि क्या जो हमारा स्पीड है पढ़ाने का वो सही है? ज्यादा फास्ट वगैरह तो नहीं है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, बायलिंगुअल रहेगी। हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशीष पटेल साहब, हरदीप सिंह साहब क्लियर है? चलिए बढ़िया है। अहम प्रताप साहब बताइए, दिक्कत है कोई? फ्रेशर्स को वो सब यूट्यूब पर हम करते रहते हैं, बीच बीच में हम बताएंगे आपको। अंकित साहब, है ना, हर एग्जाम के लिए मोटिवेशन वगैरह कैसे क्लियर किया जाए, कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाए, है कि नहीं? ठीक है, मजा आएगा धीरे धीरे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आगे हम पढ़ाएंगे उसको। स्पीड वगैरह ठीक है? चलो साधना बिल्कुल सही है। विवेक यादव साहब शुक्रिया आपका। हाँ बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। फिजिक्स क्लास भी होगी, बिल्कुल होगी। अंकित साहब मैं रहता तो हूं दिल्ली में, लेकिन हमारा ओरिजिन बिहार का है। राम राम। चलिए, तो आज की क्लास में थोड़ा सा इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।